बुहुनी, ये शब्द आपके लिए नया नहीं है। ये क्या होता है, इसकी किसके लिए क्या महत्ता है, आपको अंदाजा है। पर राजस्थान के रण में चुनावों की घोषणा के बाद जैसे ही बीजेपी ने टिकटों की बुहुनी की, लगता है वो खराब हो गई। वहीं कांग्रेस तो बुहुनी से भी कोसों दूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। सियासत में भी बुहुनी बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। पूरी मशीनरी का मोरल इसी पर टिका होता है। लंबी रार मोरल को डाउन कर सकती है तो लंबा इंतजार भी मोरल डाउन कर देता है। विधानसभा चुनाव 2023 के रण में टिकट पर टेंशन के मोर्चे पर आज कौन कहां पहुंचता दिख रहा है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। राजेश चौधरी जी बीजेपी के नेता हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे राजेश चौधरी जी का, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले ठीक है, आपने बाजी तो मार ली टिकटों की घोषणा करके, लेकिन अब जो बागी तेवर है वो भी दिखना शुरू हो चुके हैं, अलग अलग जगहों से रुझान आने शुरू हो चुके हैं। दीपक जी, जैसा आपने अभी कहा कि जो जितना डिले करता है वो उतना ही डिफीट खाता है। अभी 5 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों के। हमने तीन राज्यों में हमारी पहली, दूसरी, तीसरी कई जगह लिस्टें जारी कर दी है। हमारी जो लिस्ट जारी हुई है, फर्स्ट 200 विधानसभाओं में से हमने 41 की लिस्ट जारी कर दी है। 41 में हमने वो सारी सीटें जो हम जीतने वाले हैं वो सीटें हमने डिक्लेयर करी है। इसके वनस्पत कांग्रेस में आज जितने न्यूज़पेपर हैं, अगर आप उनको मुलायजा फरमाएंगे, उनको देखेंगे तो अभी तक वो इस चुनावी मोड़ पे ही नहीं आई कांग्रेस। उनके पैनल ही तैयार नहीं हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि अभी राजस्थान में कांग्रेस इस मोड़ पे नहीं आई है, क्योंकि वो संगठन उनका मजबूत नहीं है, वो एकजुट नहीं है। इसके विपरीत राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी एक है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की 2-3 मीटिंगें हुई है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई, उसमें हजारों लाखों की सभाएं हुई है। और हमने 4, जो मैं बता देना चाहता हूं, 4 हमने परिवर्तन संकल्प यात्राएं निकाली है, 4 रथ भेजे थे जो पूरी की 200 विधानसभाएं हमने कवर किया। और उन हमारी जो 200 विधानसभाएं जो हमने कवर किए, चारों रथों में अपार जन समूह समर्थन हमें मिला है। ठीक है, मैं प्रदीप जी का रुख बाद में कर लूंगा, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं। मुझे बता दीजिए राजेश चौधरी जी, आप कह रहे हैं कि जितने टिकट हमने जारी किए हैं, 200 में से 41 टिकट जारी कर दिए। मान लिया आपने लगभग 20% टिकट जारी कर दिए, टिकटों की घोषणा कर दी है 41 टिकट के मुताबिक देखा जाए तो, लेकिन उसमें से जीती कितनी सीटें थी पिछली बार आपने? देखिए, जो सीटें हमने अभी डिक्लेयर की 41, तो आप दावा कैसे कर सकते हैं पूरी की पूरी आप जीत जाएंगे? वो इसलिए कि हमने जो टिकट डिक्लेयर करने के बाद में जो अपार जन समूह मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, जहां जहां विधानसभाओं में हमने डिक्लेयर किए, वहां के लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। और यदि डी कैटेगरी की सीटें यदि आपने पहले डिक्लेयर की है और आपको लगता है कि सबके सब जीत जाएंगे, तो फिर सांसदों को उतारने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए दीपक जी, हमने डी कैटेगरी लिस्ट जारी नहीं करी, हमने वो लिस्ट जारी करी है जो हम 41 विधानसभाएं जीत रहे हैं। इसलिए हार गए थे, उसमें से कुछ सीटें हम हार गए थे, लगभग पूरी की पूरी हारी हुई थी। एक विद्याधर की बात करिए आप, मंडावा आपने मंडावा जीती हुई थी लगभग, बाद में फिर उपचुनाव में। हाँ, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ दीपक जी, जो लिस्टें हमने भी तैयार की, जो हमने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, चूंकि होता क्या है कि अब जब भी लोग हम जनता के बीच में जाते हैं, हम क्या कांग्रेस जाते हैं चाहे कोई जाता हो, एक समय, जैसे अशोक गहलोत जी ने भी कहा था कुछ समय पहले कि हम एक चुनावी लिस्ट हम पहले समय पे घोषित कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वो जो कैंडिडेट्स है वो जनता के बीच जाएगा और वहां की जो समस्याएं वो समझेगा। एंड टाइम पे आप टिकट्स देंगे, फाइनलाइज करेंगे, वो ना तो जनता के बीच जा पाएगा, ना फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम। ठीक है प्रदीप जी, क्या अशोक गहलोत जी की राह पर चल रही है बीजेपी? अभी कह रहे थे यहाँ पर राजेश जी। दीपक जी देखिए, अभी मेरे साथी जो बात कह रहे हैं, अगर आप लोकतंत्र की व्यवस्था को देखें तो लोकतंत्र में किस तरह का व्यवस्था है कि आप कैंडिडेट से, जिनको आप चुनाव लड़ा रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ से लड़ना चाहते हैं चुनाव, उनसे कुछ चर्चा नहीं की गई। आप दिया कुमारी जी स्टेटमेंट देख लेंगे, वो कहती है, एक बात कहती है कि जहाँ हमें कह दिया गया हमको कहेंगे हम लड़ लेंगे, तो आप देखिए उनकी क्या स्थिति बनाई। पहला चुनाव उन्होंने सवाई माधोपुर से लड़ा, उसके बाद दूसरा चुनाव राजसमंद से लड़ा, तीसरा चुनाव जयपुर से लड़ रही है। तो सवाल ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिनको चुनाव लड़ना है उनको ये जानकारी नहीं है कि वो कहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो ये किस तरह का लोकतंत्र है? दूसरी बात यह है कि जिसका मन जहाँ पर हो, जो वहाँ का निवासी हो, अगर वहाँ की बात की जाए, उस तरह से बात की जाए, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा सार्थक राजनीति हो सकती है। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी में तो एकल नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह गृह मंत्री ये फैसला करते हैं, इसलिए इनको किसी को ये पता नहीं होता, भान नहीं होता कि वो अगला चुनाव कहां से लड़ने जा रहे हैं। 7 सांसदों की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इनके पास प्रत्याशी नहीं है तो 7 प्रत्याशी भी उनकी एक योजना का हिस्सा है, क्योंकि मोदी जी लोकसभा के मुख्य उद्देश्य को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव में जीतना है, और इसलिए अपना वो राजनीतिक जो सरप्लस है, जो उनको लगता है कि उनके नाम से व्यवस्था में बना हुआ है, अब वो चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल लायबिलिटीज हैं उनको प्रदेशों में भेज करके उनका तेल पानी चेक कर लिया जाए। तो मेरा मानना यह है कि मोदी जी 2024 को चुनाव को देखते हुए जो उनके पास पॉलिटिकल सरप्लस है उसका विधानसभा में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जीतेगा वो सिस्टम में रहेगा, और जो बाहर हो जाएगा या हार जाएगा उसका पॉलिटिकल कैरियर समाप्त है। तो मोदी जी अभी भी अपने तरीके से लोकसभा चुनाव की व्यवस्था को करते हुए उन सांसदों को जिनका कोई कंट्रीब्यूशन या तो पार्टी में नहीं है या सरकार में नहीं है, ऐसे लोगों को वो विधानसभा के चुनावों में झोंककर उनका तेल पानी चेक कर रहे हैं, और उनका यह उद्देश्य 2024 के चुनाव में लोकसभा में वापस लौटना है। पार्टी का उनका मुख्य उद्देश्य यही है। वो विधानसभा के चुनाव में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप देखिए कि राजस्थान में अगर क्षेत्रीय नेतृत्व की बात करें, उन्होंने 4 पदयात्राएं यात्राएं निकाल दी। उसमें सारे नेता जो थे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के नेता थे, वो अन्य राज्यों से आए। प्रदेश के किसी नेता को कोई कमान नहीं दी गई, वो उसका हिस्सा बने और उनमें आपस में एक प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी। आप देखिए कि 200 विधायक इन्होंने अन्य राज्यों से बुलाकर राजस्थान में सर्वे कराया। अब जिनको यहाँ की पृष्ठभूमि नहीं पता, कैंडिडेट के बारे में नहीं पता, यहाँ के लोगों के स्वभाव के बारे में नहीं पता, उनकी प्राथमिकता है, राजनीतिक प्राथमिकता उनका नहीं पता, तो मैं समझता हूं इस तरह का प्रयोग प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव में अपनी स्थायित्व को रखना है और पॉलिटिकल सरप्लस जो उनके पास इकट्ठा हो गया उसको निपटाने में लगे हुए हैं। मैं श्याम जी का रुख करना चाहूंगा। श्याम सुंदर जी, बीजेपी जिस दिन आचार संहिता की घोषणा होती है, तारीखों का ऐलान होता है, ठीक उसी दिन शाम को बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर देती है। आपको लगता है कि लिस्ट भले ही पहले जारी कर दी हो, लेकिन अब उसके रुझान भी आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बागी भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर चुके हैं। बात यदि भरतपुर जिले की जाएगी, डी कामा की बात की जाएगी, तो वहां पर अनीता गुर्जर ने साफ कह दिया है कि जो व्यक्ति 50,000 वोट से हारा था चुनाव, उसको टिकट दे दिया गया। इसी तरीके से नरपत सिंह राजवी की बात भी है कि तो उनका अब एक वीडियो भी जारी हो गया, एक वीडियो उन्होंने जारी कर दिया। उन्होंने खाचरी आवास में बीजेपी ने जो कार्यक्रम किया था उसके लिए कहा था कि डोम बनाने के अलावा बीजेपी ने क्या किया था। इसके अलावा यदि बात की जाएगी तो देवजी पटेल सांसद थे इनके कई बार के, उनको सांचौर से चुनाव मैदान में उतार दिया, तो वहां पर उनका विरोध हो गया, गाड़ी के शीशे तक फोड़ दिए। तो आपको लगता है कि पहले टिकट की घोषणा बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द का कारण भी बन सकती है? देखिए दीपक जी, जिस प्रकार से राजेश जी कह रहे जीतने वाली सीट डिक्लेयर की है, अरे जो हारी वाली सीटों पर आपने रणनीति के तहत अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का प्रयास किया, लेकिन आपके कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर रहे सब लोगों को। जो आप बार बार कह रहे, किशनगढ़ में जिस व्यक्ति को खड़ा किया 2 विधायक रह चुका है भागीरथ चौधरी, लेकिन विकास चौधरी कह रहे मेरी राजनीतिक हत्या कर दी, वहां पर विवाद पैदा हो गया। आपके जयपुर में बात करें, जयपुर में राजपाल सिंह शेखावत जो कि आपके पूर्व में मंत्री रहे, उन्होंने झंडा लेके खड़ा करके, और वहां तो 2 लोग और भी हैं जो आपकी पार्टी के रहे में मांग रहे थे टिकट, वो भी जगह। नरपत सिंह राजवी का दिखे का पैतरा बदलते हुए मैंने देखा पहली बार। कल तक तो वो कह रहे थे कि मुगल लोगों को साथ देने वालों का साथ दे रहे हैं और हम महाराणा प्रताप के लोगों को बाहर कर रहे हैं। मैं तो बेरू सिंह जी का दामाद था, और आज अरुण सिंह जी मिलने के बाद पता नहीं उनको कान में कुछ कहा होगा, राजेश जी को पता होगा क्या कह के आए आप, तो परिवर्तित हो गए। उन्होंने कहा नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो देखिएगा भाजपा ने हार देखी है 2018 की, और ये अमित शाह रणनीति बनाने वाले थे दीपक जी। राजेश जी को पता है नहीं पता नहीं, लेकिन वो हार देखने के बाद अब उस हार को किस प्रकार जीत में परिवर्तित करें वो कोशिश कर रहे हैं। कितने कामयाब होंगे? देखिए बीजेपी के लिए लॉस कम है, जिनका भाग्य आपने उदय करने के लिए जिनको 7 सांसदों को लाके खड़ा कर दिया, उनको ये तो कह दिया कि जीतो तो राजस्थान की राजनीति में, नहीं तो बाहर, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको सांसद तो अब कुछ बहुत कम समय रह गया है सबका, और करोड़ीलाल का भी टाइम कम रह गया, तो उनके भाग्य का फैसला तो आपने करके दे। अब और कितने सांसदों को लागू है मुझे नहीं पता। अनीता भी देखिए बीजेपी की थी नहीं, लेकिन बीजेपी की हो गई थी बाद में, जनाथू सिंह लेके आए थे जब ये जिला प्रमुख थी, ये तो भरतपुर की थी, तो प्रदीप जी को पता होगा इनकी जो जिला, अब वो कितना नुकसान पहुंचाती नहीं पहुंचाती है। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी ने, हम सीएलसी वाले को लेके आ गए। देखिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का विरोध करते थे, उनके मालिक को टिकट दे दिया फतेहपुर में, और आपने सुभाष मौर्य को अभी लिया, आपने अभी परोस दिया कि भाई गोविंद सिंह डोटासरा को परेशान करो। तो ये बहुत सारी सीटें ऐसी है। और देखिए विजय बैसला को कल तक थे नहीं, वो आपके साथ आए, आपने कहा उतरो आप भी, तो ये उतार दिया उनको।
और करोड़ी को जो उनके अबरार अहमद के पुत्र, जो कि देखिए प्रदीप जी सबको पता है, प्रदीप जी खास रहे हैं उनके अबरार जी के, उनके पुत्र के सामने एक बड़ी चैलेंज खड़ा कर दिया उन्होंने ले जाकर के। तो जो चैलेंज खड़ा किया, प्रदीप जी कह रहे हमारे आपके यहाँ तो अभी कुछ है ही नहीं, क्योंकि पता नहीं पड़ रहा, क्योंकि अशोक जी ने जिस तरह का जाते जाते जो कुछ किया, पार्टी में अहित कर गए, और आप देखिए वो कह रहे हैं कि 18 के बाद लाएंगे। सूची तो तैयार हो रही है, राहुल गांधी के कहने पर, सर्वे के आधार पर तैयार हो रही है। प्रदीप जी, अब जो नया खेल खेला जाएगा, निश्चित तौर पर आपकी सत्ता बचाना कितना मुश्किल है ये तो आपको मालूम पड़ेगा, और सत्ता छीनने के लिए अब किस तरह से अमित शाह अपनी रणनीति, अब वसुंधरा जी की ज्यादा प्रभावी भूमिका मेरे को लगता नहीं चलेगी। अब ये बार बार कह रहे थे हम तो जीतेंगे, भाई जीतोगे जब 2018 में आपने दिल में दर्द है, उस दर्द को बयां करके, और आपने कहा अब प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, कमल के निशान पे चुनाव लड़ेगा, हर बूथ जीतो, हर गारंटी को लगे तक पहुंचाओ। ये प्रधानमंत्री जी कह के क्यों गए आपको भी पता है। अभी आप कह रहे थे कि आप गए थे आक्रोश यात्रा में, 14 लाख लाए थे शिकायतें, पता नहीं क्या करा, कुछ नहीं करा। आप प्रतिपक्ष के नेता को किस प्रकार के कहाँ रखोगे, क्या रखोगे, मुझे नहीं पता, वो बदलेंगे क्या। और देखिए सतीश पूनिया कह रहे हैं कि मैं आमेर में रहूं या और कहीं चला जाऊं, ये बहुत सारी चीजें अभी दोनों ही पार्टी के सामने चुनौती है। ठीक है श्याम जी, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा और मैं रुक करूंगा प्रदीप जी का, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं कि सोशल मीडिया पर एक बीजेपी की लिस्ट भी वायरल हो रही है। करीब 9 उम्मीदवारों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कुछ देर पहले राजेश चौधरी जी हमारे पैनलिस्ट हैं, ये जब आए थे तब ये भी उसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच ये लिस्ट भी हमारे पास आ चुकी है, जिसमें सीकर से आशीष तिवारी को टिकट दे दिया गया है इस वायरल लिस्ट के मुताबिक। हालांकि ये पुष्टि नहीं हो रही है अभी फिलहाल। शाहपुरा से मनीष यादव है, चोमू से रामलाल शर्मा, सिविल लाइन से रेखा राठौड़, सांगानेर से अरुण चतुर्वेदी, बगरू से कांता सोनवाल, डीडवाना से ओमदास, सरदारपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, शिव से रविंद्र सिंह बाटी। हालांकि बीजेपी ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया है कि उसकी तरफ से जो लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है, पूरी तरीके से फेक लिस्ट ये है। और मैं प्रदीप जी का रुख करना चाहूंगा। प्रदीप जी, बीजेपी की तो फेक लिस्ट भी बाजार में आ चुकी है, एक लिस्ट औपचारिक लिस्ट जो थी 41 उम्मीदवारों की वो आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी एक भी लिस्ट जारी अभी तक नहीं कर पाई है, जबकि आप लोगों का वादा था, दावा था अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, समर्थकों के बीच में कि हम सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर टिकटों की घोषणा कर देंगे। फिर आप सितंबर लास्ट तक की बात कर रहे थे, फिर अक्टूबर की बात आने लगी, लेकिन अक्टूबर की भी 11 तारीख हो चुकी है आज। दीपक जी देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत दूरदर्शी और रणनीतिकार हैं। उन्होंने जब इन परिवर्तन यात्राएं की तो उसका इम्पैक्ट जानने के लिए उन्होंने फिर से यात्राएं शुरू की। देखिए, वो पहले भी, उससे पहले 1 साल तक वो प्रदेश में यात्रा करते रहे। पहले उन्होंने ग्रामीण खेलकूद के माध्यम से किया, उसके बाद उन्होंने महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से किया, और उन्होंने जो प्रत्याशी जिन्होंने हमें आवेदन दिए थे उनमें उन क्षेत्रों में जाकर उनकी प्राथमिकता आधार पर वहाँ के क्षेत्रीय निवासियों से बातचीत की, और उन्होंने उन प्रत्याशी के बारे में जो प्रमुख प्रत्याशी थे, जिनका फीडबैक पॉजिटिव था, जिनका व्यक्तित्व भी पॉजिटिव था और राजनीतिक सक्रियता रूप से काम कर रहे थे, उनके बारे में उन क्षेत्रों में जाकर वहाँ जाकर उन्होंने फीडबैक लिया है। मुख्यमंत्री जी कागजी कार्य में बिलीव नहीं करते हैं, और मुख्यमंत्री राजस्थान के 200 विधानसभा जिलों में कम से कम 10 से 15 कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से उनकी पहचान है, इसलिए उनका नेटवर्क बहुत व्यापक और विस्तृत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परिवर्तन यात्रा होने के बाद, परिवर्तन यात्रा हमने देखा था, हर कुर्सियां खाली थी, किस तरह के विवाद हुए, प्रदीप जी छोड़ दीजिए बातें, है ना। वीडियो वायरल आपकी सभाओं के भी हुए होंगे, इनकी भी सभा के हुए होंगे। ठीक है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, टिकटों की घोषणा में देरी कहाँ हो रही है? टिकटों की घोषणा का कारण एक तरफ आप मुख्यमंत्री की बात करें कि मुख्यमंत्री जी का सीधा जनसंपर्क है, 10-15 हजार लोगों के बीच में उनकी पहचान है, वो ठीक है, तो मुख्यमंत्री थोड़ी ना टिकट बांटेंगे, टिकट तो संगठन बांटेगा। संगठन ने भी तो पर्यवेक्षक बनाए थे। दीपक जी, कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है। प्रदेश संगठन, महासचिव प्रभारी और केंद्रीय नेतृत्व तीनों मिलकर के फैसला कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक आदमी के, मोदी जी के और अमित शाह जैसा व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व में बातें होकर के प्रत्याशियों को चयन हो रहा है, और इसलिए जैसी स्थितियां बदलती हैं, जिस तरह से व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं, उस हिसाब से सामूहिक नेतृत्व आपको ध्यान है। कल शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है, उन्होंने खड़गे जी से मुलाकात की है, उन्होंने वहां जाकर सीडब्ल्यू से मीटिंग मुलाकात की, बातचीत की है। तो हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व जहां होता है वहां समय लगता है फैसला लेने में, लेकिन फैसला सही और उचित समय पर हो जाता है। इसलिए ये प्रदीप जी कौन सा सामूहिक, प्रदीप जी एक मिनट, सामूहिक कौन सा फैसला लेते हैं हम लोग? वो फैसला जो पार्टी आलाकमान तय करेगा उसे मुख्यमंत्री हम मान लेंगे, वो सामूहिक फैसला होता है। ये आपकी व्याख्या हो सकती है। एक लाइन के प्रस्ताव पारित करते हैं ना आप लोग, एक लाइन के प्रस्ताव पारित करते हैं ना आप लोग। ठीक है, मुझे बताइए 26 सितंबर की घटना क्या थी?
वो रहते हैं, वो सामंजस्य बिठाए हुए हैं। प्रदेश संगठन और कांग्रेस में मुख्यमंत्री हमारे, उसके बाद केंद्रीय का बात करें तो प्रभारी महासचिव संगठन और पार्टी के अध्यक्ष, ये लोग मिलकर तय करते हैं। अब चूंकि सचिन पायलट भी सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं तो उनका भी महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए जो लोग प्रमुख भूमिका में हैं, प्रदेश संबंधित हैं, उन सबसे राय लेकर हमारे यहाँ प्रत्याशियों का चयन होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सामूहिक नेतृत्व में उचित चुनाव होगा, उचित समय पर होगा और हम उसको समय पर ला करके वो घोषणा करेंगे। जी जो देरी आप लोग कर रहे हैं, आपका खेल देरी बिगाड़ बहुत देगी, महत्वपूर्ण नहीं है, खेल नहीं चुनाव बिगाड़ देगी, प्रत्याशी का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। खेल नहीं बिगाड़ देगी, इसको देरी समझना पड़ेगा। देर जो हो रही है खेल नहीं बिगाड़ देगी आपका? नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। समय आ गया, चुनाव डिक्लेयर हो गए, अब सारी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो गई और समय पर सारे निर्णय ले लिए जाएंगे। ठीक है राजेश जी। दीपक जी, मैं प्रदीप जी भाई साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं। प्रदीप जी भाई साहब ने एक ही बात की, अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत जी। यानी कांग्रेस की जो नीति रणनीति रहती है कि पहले गांधी पर, दिल्ली में गांधी परिवार और यहां पे गहलोत परिवार, मतलब इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारा संगठन क्या काम कर रखा है, हमारे प्रदेशाध्यक्ष क्या कर रहे हैं, हमारे पर्यवेक्षक कहां कर रहे हैं, कोई इन्होंने एक बात नहीं की। इन्होंने केवल एक, अशोक गहलोत जी परिवर्तन यात्राएं कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी सोनिया गांधी से मिल रहे हैं। ये संगठन होता है। कोई भी पार्टी चलाने के लिए सबसे बड़ा चीज होता है संगठन। जैसे भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल और पूरे मिलजुल के बैठ के ही, जैसे हमारी 41 की लिस्ट आई, हमने किसी एक आदमी ने नहीं कही है कि साहब जैसे इन्होंने कह दिया अशोक गहलोत जी। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी, पूरा संगठन तय करता है किसको कहां चुनाव लड़ना है। जैसे आपने दीपक जी भी कहा था, दिया कुमारी जी पहले जो 2 चुनाव लड़े वो भी जीत चुकी, तीसरा जो चुनाव, क्योंकि हमारे यहाँ संगठन तय करता है किस व्यक्ति को कहां एडजस्ट करना है, कहां जीत है, कहां उसे लड़ाना चाहिए। यहाँ केवल अशोक गहलोत की तरह नहीं है, अशोक गहलोत चाहे जहां जिसको कहेंगे वही टिकट देगा। अशोक गहलोत जी के तो वो आप धर्मेंद्र को, फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को लाकर बीकानेर चुनाव लड़वा देते हैं। लास्ट कंक्लूड करना चाहता हूं, अशोक गहलोत जी वो व्यक्ति हैं जो इनके पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी मेंबर जो भी कह रहे हैं सचिन पायलट जी, उसी को नाकारा निकम्मा कहते हैं। और आज सचिन पायलट जी पूरी चुनावी परिवेश में कहीं भी नहीं है, ना कोई स्टेटमेंट। वसुंधरा जी कहां है? वसुंधरा जी कहां है? वसुंधरा जी, अब आपने एक बात की, वसुंधरा जी हमारे राजस्थान की 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, जो केंद्र में मंत्री भी रही है और हमारे यहाँ 2 बार की मुख्यमंत्री भी, और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। जितने भी हमारी मीटिंग हुई, चाहे नड्डा जी की मीटिंग हो, चाहे हमारे मोदी जी की मीटिंग हो, चाहे हमारी केंद्रीय नेतृत्व जितनी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, हर मीटिंग में वसुंधरा जी शामिल है। श्याम जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बातें सुनी होंगी, प्रदीप जी की बात भी सुनी है आपने, यहाँ पर बातें राजेश चौधरी जी की भी सुनी, आपकी टिप्पणी क्या? मेरा सवाल आपसे ये कि कांग्रेस जो लगातार दावा ये कर रही थी कि हम सितंबर के पहले महीने में लिस्ट जारी कर देंगे, उसके बाद में अक्टूबर के 11 दिन भी बीत चुके हैं, अभी तक कोई लिस्ट का अता पता नहीं है, लगता नहीं है कि अगले 2-3 दिन में कोई लिस्ट आ जाएगी। आपको नहीं लगता कि देर हो जाएगी कांग्रेस के लिए काफी? देखिएगा दीपक जी, जिस प्रकार से प्रदीप जी कह रहे थे कि भाजपा ने 200 बुलाए, तो आपने भी तो 25 ऑब्जर्वर बाहर के बुला के मधुसूदन मिस्त्री ने भेजा था ना सारे लोकसभा क्षेत्र में। वो तो जयपुर के तो नहीं थे, स्थानीय तो नहीं थे। आपने जो ब्लॉक स्तर पर जो नाम इकट्ठे किए थे, अब तक आप उस समिति को क्यों नहीं सौंप पाए? इसका मतलब क्या है? कहने के लिए जो आपने रायशुमारी कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी और प्रभारी के साथ रायशुमारी कर रही थी, उस रायशुमारी का क्या अर्थ था? अभी कह रहे हैं कि 23 तो मंत्रियों को दे देंगे और बाकी नाराज वालों सबको देकर के हम, आप इसलिए सूची लेट करना चाहते हैं कि आपके बगावत तो आपके यहाँ भी होगी। ऐसा नहीं कि आपके बगावत नहीं होगी, बीजेपी में बगावत हो रही है। बगावत आपके, आप कोशिश करोगे कि कहीं समय नहीं मिल जाए। समय अब 18 तारीख तो तय, मुख्यमंत्री जी ने कहा 18 तारीख को बाद ही लिस्ट आएगी, तो इसका मतलब है कि अभी तो आपको देखना है, किस तरह से परखना है। दिल्ली में बैठ के हो रही है। अब मुख्यमंत्री जी फैसला नहीं कर रहे हैं इस बार पूरी तरीके से। जो बार बार प्रदीप जी कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने घूमा, सरकारी साधनों का उपयोग करके घूम लिया, आपने सब जगह फोटो छपा ली। अब फोटो नहीं दिख रही है आपकी, फोटो सब गायब हो गई है। और जाते जाते जो निर्णय कर गए प्रदीप जी, उसका कितना खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप देखिएगा, देखिए ये तो बात है, बीजेपी ने जेजेपी को भी कह दिया नहीं, हम आपके उम्मीदवार को मानते नहीं है। और वहां पर जमाराम क्या उधर फतेहपुर नहीं, उदयपुर नहीं फतेहपुर नहीं, जो देखिए नहीं, वीरेंद्र सिंह जो चुनाव लड़ते हैं वहां से रामगढ़, क्या नाम उसका, देखिए वो दाता रामगढ़ में उनकी पत्नी खड़ी होना चाहती है। जेजेपी की प्रदेश की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष है, उनको उनके यहाँ भी उम्मीदवार तो उतार दिया बीजेपी ने।
वो समझौता नहीं करेगी। यहाँ पे अब देखिए बात हो रही थी शिवसेना के साथ समझौता कर लेंगे, वहां शुभकरण को उतार करके जवाब दे दिया कि लाल डायरी का उपयोग तो हम करेंगे, जबकि लाल डायरी नहीं है, गांधी डायरी है। गांधी डायरी की फोटोस्टेट कॉपी बना करके आप, जब बीजेपी ने उसको लाल डायरी का रूप दे दिया, प्रधानमंत्री भी कहते हैं और बाकी लोग भी कहते हैं। राजेश जी, आप भी लाल डायरी मानते हैं या गांधी डायरी का मूल रूप गांधी डायरी है? ये दो जो देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ, दो गांधी डायरी जब्त की थी ईडी ने, गांधी डायरी दो जब्त की थी ईडी ने। क्या प्रधानमंत्री या बीजेपी के लोगों को उसकी जानकारी है क्या? वो कुछ खुलने वाली है क्या? अभी देखिए, अभी हाल ही में अभी फिर देखिएगा सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले में अभी आप रिमांड पर है वो। अब वो देखिए बाबूलाल कटारा क्या कुछ खोलेगा राज, क्या कुछ पीड़ा कांग्रेस के लोगों को भुगतनी पड़ेगी। प्रदीप जी अभी थोड़ा शांत रहिए, अभी तो कुछ और राज खुल सकते हैं, उसके बाद किस तरह की स्थिति बनेगी, बीजेपी क्या कुछ करेगी पता नहीं मुझे अभी। लेकिन आप जो कह रहे हो ना कि हम टिकट देरी क्यों नहीं कर रहे, हम परख रहे हैं, नहीं, आपके यहाँ विद्रोह ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप बीएसपी के 5 लोगों को एडजस्ट करोगे या आपके 12 लोग निर्दलीय थे उनको एडजस्ट करोगे क्या, या बीटीपी से जो अब दूसरी भारत ट्राइबल पार्टी बन गई उनके लोगों को, ये सब चीज आपको, और इन्होंने 10 तो आदिवासी उतार दिए। और देखिए मैं उपराष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ, 6 लोग उतार दिए उनके कहने से, ओम बिरला के कहने से उतार दिए। तो इनके तो अलग अलग हैं, दिखते नहीं है, पर्दे के पीछे के लोग भी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। और राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा जी को कमजोर करने के लिए इन सब नेताओं का सहयोग लिया जा रहा है कि भाई हमारे ये भी हैं, इनसे भी पूछेंगे, सुनील बंसल से भी पूछेंगे, ओम माथुर से भी पूछेंगे, भूपेंद्र यादव से भी पूछेंगे। ठीक है श्याम जी, प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं एक बार। श्याम जी, प्रदीप जी से जवाब लेते हैं। प्रदीप जी, क्या वाकई में देरी के पीछे ही कारण है कि गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, या फिर आप लोगों को ये लगता है कि डैमेज कंट्रोल करना एक तरीके से मुनासिब नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा? श्याम जी का अपना आकलन है। श्याम जी जो बात कह रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा कि राजस्थान में हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं को लेकर चुनाव में जाएंगे, ये उनका स्टेटमेंट है। ये इस बात को साबित करता है कि केंद्रीय आला कमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामों को लेकर के चुनाव में जाने की बात कह दी है। तो सवाल यह है कि वो कह रहे हैं कि उनका कुछ नहीं होगा, उनसे नहीं होगा, ये उनका अपना आकलन हो सकता है, वो राजनीतिक विश्लेषण करें, उसमें हमें ऐतराज नहीं है। पर सवाल यह है कि केंद्रीय आला कमान के नेता राहुल गांधी जी और खड़गे जी कह रहे हैं कि हम अब राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, अगले चुनाव में हम मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर चुनाव में जाएंगे। तो ये एक सीधा सा उनका एक समर्थन है। और आपको ध्यान होगा 2018 के चुनाव में राहुल गांधी ने क्या कहा था कि हम क्षेत्रीय नेतृत्व को आगे बढ़ेंगे और हम उनके समर्थन में रहेंगे और उनको पीछे से बैकअप सपोर्ट देंगे। ये उनकी नीति रही है। और फिर मैं कहता हूं राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकलापों को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं और इसको संगठन ने और केंद्रीय सर, जो टिकटों में प्रदान कर दी है। सर, टिकटों में जो देरी हो रही है उसकी वजह ये भी है कि बीएसपी के लोगों को आपने शामिल कर लिया, निर्दलियों को शामिल कर लिया। कोई देरी नहीं हो रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने ही कहा था, मतलब आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा था। चुनाव में समय का मुझे बता दीजिए, सितंबर में टिकटों की घोषणा की बात किसने की थी? मैंने तो कही नहीं थी। बात सुनिए, आपने कही थी। लेकिन जिस तरह देखिए, कुश्ती में अगर कुश्ती लड़ते हैं तो उसमें दाव पर प्रत्यारोप दाव लगाया जाता है। जैसा दाव वैसा उसका प्रत्यार किया जाता है। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, राजनीति भी कुश्ती है, जैसा दाव आएगा उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, कहता हूं आपसे। ठीक है राजेश जी, नीति परिवर्तन किए, उन्होंने कार्यक्रम नए बनाए, प्रधानमंत्री ने अपनी नई योजनाओं में यात्राएं कराई, तो मुख्यमंत्री जी ने उन सबको संज्ञान में लेते हुए पुनः दौरे कर लोगों से फिर बातचीत की। ठीक है कि उसका कितना प्रभाव था। ठीक है, प्रभाव को देखते हुए उन्होंने अपनी राजेश जी आपकी संक्षिप्त आखिरी टिप्पणी, जैसा दाव आया उसी का जवाब दिया जाएगा। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं राजस्थान की 7.5 करोड़ की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, निर्वाचन आयोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो 23 नवंबर की जो डेट थी उसको 25 नवंबर कर दिया है, क्योंकि वो एक अबूझ सा हुआ था। अब दूसरी बात जो मैं प्रदीप जी भाई साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। प्रदीप जी भाई साहब ने कहा कि अभी हमारे समय लगेगा लिस्ट में, तो यही मैं कहना चाहता हूं, जैसे श्याम जी भाई साहब ने कहा इतने सारे सर्वे हो गए, इतनी सारी कमेटियां बन गई, इतने सारी रिपोर्ट आ गई, तो वो लिस्ट क्यों नहीं आउट हो रही है? क्यों नहीं सचिन पायलट जी मुंह खोल रहे हैं? क्यों हरीश चौधरी जी मुंह नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई है। अभी ये इनको यही पता नहीं चुनाव कौन कहां से लड़ेगा, क्योंकि ये सब मिलीजुली सरकार चला रहे हैं। श्याम जी, आपकी आखिरी टिप्पणी संक्षिप्त में। बीजेपी ने जो टिकटों की घोषणा जल्दी कर दी, उसका फायदा होगा, नुकसान आपकी नजर में? दूसरा, कांग्रेस जो टिकटों की घोषणा में देरी कर रही है, ये उसके लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है? देखिए, दोनों ही चीजें कही जाती है। जो पहले डिक्लेयर कर देता है तो कंट्रोल करने में कोशिश करती है, फायदा हो जाए, और कांग्रेस अभी देरी कर रही थी, उसका मतलब है कि अंदर किसी अलग तरह की प्रक्रिया है, क्योंकि सबको संतुष्ट करना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए देरी तो हो रही है। लेकिन राहुल गांधी की निश्चित रूप से चलेगी इस बार सर्वे के आधार पर,
और मधुसूदन मिस्त्री और गोगोई ने जो नया लाए हैं, और किस तरह का आएगा सामने ये पता नहीं। चुनौती मुख्यमंत्री जी के लिए बनेगी, लेकिन बांट के टिकट दिया जाएगा। ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी के सभी लोगों को टिकट मिलेगा संभव नहीं है, और इधर वसुंधरा जी को थोड़ा बहुत कुछ दिया जाएगा, और बाकी के लोगों को देख करके ये तो सत्ता हथियाने का किसी भी कीमत पे तय करके 2000 लोग प्रदीप जी लोकसभा का बहुत चुनाव संक्षिप्त में कुछ सेकंड्स में दिया आप अपनी बात श्याम रखते जी हैं। एक बात ध्यान रखिए, मैं जो बात कह रहा हूं उसको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, पर मैं आपसे कहता हूं सोनिया गांधी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया कि हम 18 तारीख को पहले लिस्ट निकालने जा रहे हैं। इसका आप आशय समझ सकते हैं कि इसका क्या आशय है। उन्होंने केटी अलगावन को विश्वास में लेकर ये तिथि घोषित की है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सारे सिस्टम को बिल्कुल चलिए। समुचित तरीके से मैनेज किया जा रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सुंदर शर्मा जी, साथ में प्रदीप चतुर्वेदी जी और साथ में राजेश चौधरी जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो कुल मिलाकर एक पार्टी में टिकट का इंतजार है तो दूसरी तरफ बागियों की बहार है, और ऐसे में इससे कैसे निपटा जाएगा, कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, कैसा फायदा निकाला जाएगा और कैसे नुकसान को थामा जाएगा, ये तमाम जो आने वाला वक्त है वो बयां करेगा। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।